हेलो गाइस, आज फिर इन कंटिन्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये बता दें, पिछली बार हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम का कुछ पॉइंट बताए थे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम के अंदर क्या पॉइंट थे आपके कि उसमें बोर मॉडल में मैंने कुछ पॉइंट बताए थे। तो मैं वो पॉइंट क्या थे ध्यान से समझो फिर दोबारा। पॉइंट ये थे कि जो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन थी, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या थी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेड पार्टिकल रिवॉल्व सराउंडिंग द न्यूक्लियस then it will continue lose the electron and finally fall into the nucleus। क्योंकि ये माइनस का इलेक्ट्रॉन है, माइनस का चार्ज है इस पर और इस पर प्लस का चार्ज है, रैंडमली मूव करेगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे इसको न्यूक्लियस के अंदर जाने में। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो इसका मतलब एटम की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। लेकिन एटम तो वेल एग्जिस्टेड है। तो बड़ी इसकी जो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की वो ये थी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो फिर इस लिमिटेशन को किसने तोड़ा था? ये तोड़ा था किसने? बोर मॉडल। बोर मॉडल ने क्या बोला था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम न्यूक्लियस के तरफ चक्कर लगाता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसने बोला रैंडमली, मतलब आप समझो ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ चक्कर लगा लेगा, यहाँ कितना, यहाँ पर, मतलब कहीं पे भी कोई भी कितने भी इलेक्ट्रॉन एक उसके अंदर चक्कर लगा सकते हैं। कोई स्पीड नहीं, कोई कुछ नहीं, स्लो बड़ा, इससे कोई लेना देना ही था। तो इसने कहा भाई अगर ऐसे ही कोई रूल फॉलो नहीं होगा चक्कर लगाने का, रिवॉल्यूशन करने का, फिर तो सारे इलेक्ट्रॉन कुछ ही सेकंड के अंदर क्या होगा, उसमें गिर जाएंगे, तो एटम ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला कि भाई चक्कर तो लगाते हैं चारों तरफ, लेकिन जिसमें चक्कर लगाएंगे तो वो जो एनर्जी लेवल होगा, मतलब जो शेल होगा वो फिक्स शेल होगा, मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला है उसने। इसके डिस्क्रीट मतलब फिक्स ऑर्बिट होता है जिसकी डिस्टेंस फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जो बाहर लगा रहे हैं उसकी स्पीड भी फिक्स होती है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब तक इन डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर रहेगा वो कभी भी क्या नाम है, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। समझ रहे हो? आप इस तरीके से मान लो जब तक वो कोई भी आदमी इस अर्थ के ऊपर रहेगा, जब तक आदमी अर्थ के ऊपर रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, उसका वेट फिक्स रहेगा, सब कुछ फिक्स रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जी ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड के अंदर फिक्स है। उसकी एनर्जी कब चेंज होगी, वेट कब चेंज होगा? जब वो आदमी इस अर्थ से निकल के किसी दूसरे प्लैनेट पर पहुंच जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी। कब चेंज होगी? जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से उठ के यहाँ पर आ जाए तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज होगी। मतलब एक ऑर्बिट से, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर आ जाएगा तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ऑर्बिटल मॉडल भी कहते हैं हम इसको बोर मॉडल के अंदर। अब जैसे किसी ने बताया तो किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता कि जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर भर दो, और वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी उसका फॉर्मूला बताया था भी कितनी एनर्जी हो सकती है उस इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिट के अंदर। जितना ज़्यादा पास में होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। फॉर्मूला क्या बताया था इसने? 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कैन हैव वेयर n क्या है, n फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से 1 2 3 माना जाता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ शेल, क्योंकि पहला जो शेल होता है, मैं यहाँ पर अब ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये आपको दोबारा समझना भी है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट आ गया, ये सेकंड ऑर्बिट आ गया, ठीक है, ये आपका थर्ड ऑर्बिट आ गया, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट आ गया,
ये आपका 5th ऑर्बिट आ गया। तो मान लो हम 4 तक ही करते हैं, 5th तक रहने देते हैं। तो पहले वाले शेल को हम कहते हैं के शेल, क्या कहेंगे, के शेल। दूसरे वाले ऑर्बिट को कहेंगे एल शेल, और तीसरे वाले ऑर्बिट को कहेंगे एम शेल, और चौथे वाले ऑर्बिट को कहेंगे हम क्या, एन शेल। इस तरह से और भी होते हैं, हालांकि के एल एम एन पी क्यू आर, यहाँ तक मैक्सिमम 7 शेल तक होते हैं अभी तक। जो जितने भी मतलब एटम, जितने भी एलिमेंट आज तक नोन है, उसके मैक्सिमम 7 ऑर्बिट तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। ठीक है। अब के शेल का मतलब क्या होगा, के शेल का मतलब क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ रहे हो। अब इस 1 होगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के हिसाब से निकाले जाते हैं। तो अगर n = 1 है तो पहले सेल में, के सेल में कौन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा सेल क्या है, एल सेल। एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n = क्या होता है, 2 होता है। तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से के एल एम, एम सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n = क्या होता है, n = 3 हो जाएगा। तो 3 × 2 का स्क्वायर कितने हो गए, 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 कितने हो गए, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 2 × n² यानी 18 हो गए। ऐसे ही अगर n = कितना हो, चौथा सेल हो, और चौथे सेल को क्या कहते हैं हम, एन सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 32। दिखाओगे कैसे इलेक्ट्रॉन को, पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2, ऐसे दिखा दोगे। दूसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरा सेल है। तीसरे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। मैक्सिमम कितने होंगे, 32। इस तरीके से हम ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब ये तो आपका हो गया, क्या नाम है, ऑर्बिटल डायग्राम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे वो और आप समझ सकते हो, जिसने पहले नहीं समझी थी वो आप दोबारा समझ लो। देखो ये मिटा दें, आप समझो। पहले सेल में, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 8 से कम हो सकते हैं। या तो 8 होंगे या 8 से, मतलब क्या है कि 1 से लेके 8 तक हो सकते हैं, 1 से लेके। तीसरे सेल में 1 से लेके 8 तक हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम क्या होंगे, 18 होंगे। 1 से लेके 8 तक, या मैक्सिमम मतलब 8 के बाद जो तुम्हारी चीज़ें होंगी वो उसके बाद नहीं होंगी। एन सेल के अंदर आपका 1 से लेके 8 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, और 32 भी हो सकते हैं। ठीक है। अब कैसे हो सकते हैं ये देखो, मैं यहाँ पर एक
वो बना रहा हूँ। 1 से लेके 20 तक एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। मैं मतलब सिंपल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो अगर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अब के सेल में, एल सेल में और एम सेल में के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? रुक जाओ, कौन कौन नहीं आया था पहले? पहले कौन कौन नहीं आया था? जिसने नहीं किया एक तुम और तुम आए थे? हाँ हाँ, तो ध्यान से समझो, ठीक है। देखो, अगर हम इसको 11 वाले को तोड़ेंगे तो पहले वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले में कितने सेल, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 1 होगा या 2 होंगे? 1 होगा या 2 होंगे? 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो अब कितने बच गए? 11 थे ना। 11 में से 2 तो इसमें आ गए। कितने बच गए? 9 बच गए। यानी दूसरे वाले में 1 से 8 तक, यानी 8 बनने हैं आपके। 8 आ गए इसमें, 1 रह गया। वो तीसरे वाले में 1 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, या अब सीधा 18 बनने चाहिए। और रह ही 1 गया तो 18 कहाँ से बनेगा? तो जो रह गया वो किस में आ जाएगा? तीसरे वाले में। ये हो गई इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अब एक देखो, कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 20। क्या होता है इसका? 20। अब अगर 20 का देखा जाए, पहले वाले में 2 आ गए, कितने बच गए? 16 बच गए। दूसरे में कितने होते हैं? दूसरे में कितने होते हैं? 18 बच गए ना दूसरे में। लेकिन कितने होते हैं मैक्सिमम? दूसरे वाले में 8 आ गए। अब कितने बच गए? रुक जाओ, जो नहीं आते उनको बोलना है। कितने बच गए? 10 बच गए। तीसरे वाले में क्या होते हैं? या तो 18 होने चाहिए, नहीं तो 1 से लेके 8 तक। 18 तो बन नहीं रहे क्योंकि बच्चे ही 10 हैं, ठीक है ना। तो फिर कितने लेंगे? 1 से लेके 8 तक। 8 आ जाएंगे मैक्सिमम। कितने आ जाएंगे? 8। 18 नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम जो आते हैं वो लिखेंगे। अब कितने बच गए? वो अगले वाले में आ जाएंगे बच गए तो, ठीक है। अब जैसे इसका 20 और 18 कितना होता है? 38। अब 38 होता है आपका उसका, जैसे मैं मान लेता हूँ स्ट्रोंशियम का। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर होता है 38, ठीक है। अब इसका कैसे लिखेंगे? पहले वाले सेल में कितने आ गए? दूसरे वाले सेल में कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कितने बच गए? 28 बच गए ना। अब तो 18 बन जाएंगे ना इसमें, तो अब 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो अब इसमें कितने आ गए? 18। अब बताओ कितने और बच गए? 10 बच गए ना। 10 के बाद अगले वाले में चौथे सेल में या तो 18 होने चाहिए, या 32, या फिर 8। कौन सा बनना है आपका? 8 बनना है। 8 आ गए इसमें। अब कौन सा कितने बच गए? वो अगले वाले में आ जाएंगे। खत्म बात। 1 से लेकर 8 तक तो हर किसी में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? अब मान लो जैसे 36 है। किसका है 36? मान लेते हैं ब्रोमीन का है, मान लेते हैं ये, ठीक है। मानवी, बताओ क्या बनेगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन? फिर 8, फिर बताओ तीसरे में क्या कितने आएंगे? 18। बिल्कुल सही बात है। अब कितने हो गए?
कितने हो गए? 28 हो गए। कितने बचे? ये 35 है, 36 नहीं। ब्रोमीन का 35 होता है। कितने बचे? 7 बचे ना। जो 7 है वो अगले वाले में पहुंच जाएगा। होगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। हाँ भी एक लिख के दिखाओ। रुक जाओ 1 मिनट। थर्टी 37 की लिख के दिखाओ। क्या लिखा है? व्हाट इज द वैलेंसी, व्हाट इज द वैलेंसी एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। लिखो वैलेंसी, पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखो। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, number of electron present in outermost shell, number of electron present in outermost shell of an atom is called valency electron. समझ रहे हो ना? आउटर मोस्ट शेल का जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। अब अगले वाले वैलेंसी लिखो, वैलेंसी लिखो। अच्छा, वैलेंसी के अंदर क्या है ध्यान से समझो। जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। मैं ये लिख देता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होती है 281, इसकी होती है 2882 और इसकी होती है क्या नाम है 287, इसकी होती है 26। अब ध्यान दो, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 1 हो गए। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 2 हो गए। इसके लास्ट शेल में कितने हैं? तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसके कितने हो गए? लेकिन वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर गेन्ड। लिखो पहले वैलेंसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर गेन्ड और लॉस्ट, number of electron which are gained or lost to complete their outermost shell, to complete their outermost shell is called क्या? वैलेंसी। अब देखो आउटर मोस्ट शेल कब पूरा होता है? जब आखिरी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 हो जाए। या पहला ही सेल है तो 2 होने चाहिए, बाकी सभी के लिए कितने होने चाहिए? 8। अब यहाँ पे लास्ट सेल में कितने? अब पूरा तो है नहीं, तो पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? लेकिन 7 तो बड़ा मुश्किल से ले पाएगा ये, इसलिए क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ये किसी और को दे देगा जिसको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है या गेन करता है उसी को वैलेंसी कहते हैं हम। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि लूज करता है तो प्लस में होती है और गेन करता है तो माइनस में होती है। और ध्यान रखना ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? प्लस की 2। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो इसके लास्ट शेल में कितने? 7 है। अब 7 को लूज करना बड़ा मुश्किल है, इसकी बजाय क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो इसकी वैलेंसी 7 नहीं है, इसकी वैलेंसी कितनी है? -1। जब जो गेन करता है तो माइनस में आती है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -1। ये कितना गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -2।
तो जिसके लास्ट शेल में 1 2 3 4 तक होती है वो हमेशा वैलेंसी भी कही जाएगी उसकी, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहे जाएंगे, सेम ही होगा। जिसके लास्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंसी भी वही होगी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी वही होंगे। लेकिन जिसके लास्ट शेल में, और ये क्या करेंगे, हमेशा लूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये लूज़ करेंगे। और जिसके लास्ट शेल में 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैलेंसी -3 -2 और -1 होती है। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और जिसके लास्ट शेल में 8 होता है उन्हें कहते हैं हम इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब ये इनर्ट होती है, नोबल गैस कहते हैं। नोबल मतलब ये बड़ी भोली भाली होती हैं, किसी को कोई पंगा नहीं लेती, किसी के साथ ना लूज करती ना गेन करती, ये अपने आप में ही मस्त है बस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फैमिली है, ये समझ में आ गया। तो हर कोई यही वाली फैमिली एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती हैं, जिनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये था आपका। अभी मैं लिखाऊंगा एक टेबल के अंदर 1 से लेके 20 तक एलिमेंट के सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब कुछ याद करना है आपको। अगला लिखो, डिफाइन एटॉमिक नंबर। नहीं, डिफाइन एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक मास। डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब लिखो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन present in any atom is called atomic number. दूसरा लिखो, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मास में लिखो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। इज कॉल्ड मास नंबर। अब नीचे लिखना, देखो जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। और अगर न्यूट्रल एटम है तो वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो एटॉमिक नंबर अगर प्रोटॉन के बराबर है तो प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये तीनों संख्या क्या होती है, किसी भी एटम में सेम होगी। दूसरा, जो एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास अगर कई बार न्यूट्रॉन निकालने के लिए भी आ जाता है तो न्यूट्रॉन आपको कैसे निकालना है कि एटॉमिक मास में से क्या माइनस कर दोगे, प्रोटॉन माइनस कर दोगे। ठीक है,
अब नीचे एक वो डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन नहीं, सिंपल बस, ऑफ एटम। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो किसी एलिमेंट का सिंबल एक्स है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस एक्स के ऊपर जो नंबर यहाँ और यहाँ लिखे जाते हैं, 2 नंबर लिखे जाते हैं, तो जो ऊपर लिखा जाता है वो मास नंबर लिखा जाता है, और नीचे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, मास नंबर ऊपर होता है, एटॉमिक नंबर नीचे होता है। जैसे मैं अगर मान लो कैल्शियम यहाँ लिख देता हूँ और ऊपर 40 लिखा है, नीचे 20 लिखा है, तो इसका मास नंबर कितना है? 40 है, और एटॉमिक नंबर कितना है? 20। अगर मैं यहाँ पर सोडियम लिखता हूँ, ऊपर 23 है और नीचे यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, इधर भी, इधर लिख दो या इधर लिख दो, एक ही बात है। तो इसका मास नंबर कितना है? 23, और एटॉमिक नंबर कितना है? और ये कहा जाए, बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने या प्रोटॉन कितने? तो प्रोटॉन बताओ पहले कितने इसमें? प्रोटॉन क्या लिखा है ऊपर वाली स्टेटमेंट में? कि जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? तो प्रोटॉन भी कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? अब एटॉमिक मास कितना है इसका? 23। तो अगर कहा जाए न्यूट्रॉन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास माइनस 23 माइनस 11, 12 क्या हो गए इसके? न्यूट्रॉन हो गए। तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ऐसे कोई एटम लिखा होगा रिप्रेजेंटेशन में और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आ जाएगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ऊपर हम क्या लिखते हैं, नीचे हम क्या लिखते हैं। समझ में आ गया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे लिखो। What are the isotopes? What are the isotopes? Write 4 application of it. What are the isotopes? Write 4 application of it. राइट 4 एप्लीकेशन ऑफ इट, लिखो अब। और ये भी राइट 2 एग्जाम्पल भी लिखना, ध्यान रखो। 2 से ज़्यादा लिखेंगे हम, लेकिन कम से कम 2। इसको मिटा दें हम। सर ट्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? ले ओ भाई वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम ट्यूब लिखो। Those elements which have same atomic number, those element which have same atomic number but different atomic mass, those element which has same atomic number but different atomic mass are called isotopes. For example,
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप होते हैं इसके। नॉर्मल हाइड्रोजन को हम कहते हैं प्रोटियम, जिसका सिंबल होता है हाइड्रोजन 1 ऊपर एटॉमिक नंबर ही 1 होता है और एटॉमिक मास भी इसका 1 होता है। दूसरा हाइड्रोजन होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इसको 1 हाइड्रोजन लिखेंगे, लेकिन एटॉमिक मास 2 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 1 होगा। एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है सबका, मास अलग अलग होता है। ये हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है जो हाइड्रोजन बम में यूज होता है, इसे कहते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम, और जो ट्राइटियम है ये 3 और 1, ऊपर 3 होता है नीचे 1 होता है। तो ध्यान दो, तीनों जगह पर एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। समझ में आ गया। अब एक और चीज ध्यान दो, अगर इन तीनों में से एक आ जाए कि राइट द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट्स विच हैज़ नो न्यूट्रॉन, कौन सा आइसोटोप है इनमें जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो क्या होगा, प्रोटियम। क्यों, 1 में से 1 यस, इसमें न्यूट्रॉन कहाँ है भाई, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर जाएगा तो न्यूट्रॉन बचेगा, 1 में से 1 गया तो क्या बच गया, अंडो बच गया। भाई अगर मैं पेन की संख्या लिखूं PEN, पेन बोले तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अंडो। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन भी, 2 में से 1 गया। क्योंकि जो आपका नीचे वाला है वो प्रोटॉन भी है और वो इलेक्ट्रॉन भी है। इसमें प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, लेकिन क्या होगा 2। अच्छा, डेफिनेशन एक तरीके से और भी आ सकती है। अगर आइसोटोप की डेफिनेशन एक तरफ से और भी हो सकती है, क्या, तो ध्यान से देखो, इन तीनों के अंदर न्यूट्रॉन और इसकी प्रोटॉन की संख्या देखो क्या है। तीनों में प्रोटॉन तो क्या है सेम और न्यूट्रॉन क्या है, तो ये भी डेफिनेशन है कि दोज एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ, ठीक है ना, तब भी हम उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स ही कहते हैं। सर ठीक है, ये अगर पाई को वैल्यू गिवन मतलब क्या है, अब ध्यान दो, ये समझ में आ गया। अब ऐसे ही कुछ और आइसोटोप के एग्जाम्पल याद रख लो। कार्बन के आइसोटोप भी होते हैं। कार्बन आइसोटोप, एक कार्बन 12(6) होता है और एक कार्बन 14(6) होता है। ठीक है, यूरेनियम का भी आइसोटोप होते हैं जो परमाणु बम बनता है इससे, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ये होता है यूरेनियम U-238 92 और यूरेनियम 235 92। तो ये 235 वाला है, ये यूज होता है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, 2-4 के और एक आध 2 के और याद रखना, मतलब आपको वैसे पता होना चाहिए इसका क्या है। उसके बाद देखो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप।
चार यूज लिखने हैं, 3? 4 वही वो कैंसर गोइटरी वाला। हाँ वही वाले लिखने हैं भाई। एक लिखो आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का आइसोटोप, नॉर्मल कार्बन तो कौन सा होता है, ये वाला होता है, लेकिन ये कौन सा है, ये आइसोटोप ऑफ कार्बन है। तो आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज टू डिटरमिन द आइसोटोप ऑफ कार्बन इज यूज टू डिटरमिन द बायोलॉजिकल एज ऑफ स्पेसिमेंस। बायोलॉजिकल एज या एज ऑफ स्पेसिमेंस लिख दो, बायोलॉजिकल एज ऑफ स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ओल्ड SPECIMEN, स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स के वो नहीं बच जाते अवशेष, बहुत पुराने टाइम के जो गड़े होते हैं, कितने साल पुराने हो गए ये सारे, उनको स्पेसिमेंस कहते हैं हम, ठीक है ना। उनकी एज कितनी है वो हम किसके थ्रू निकालते हैं, इसी कार्बन 12 के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम is used in a nuclear reactor. Isotope of uranium is used in a nuclear reactor to produce electricity. तीसरा लिखो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट ब्रैकेट में लिख देना CO60, मतलब जिसका एटॉमिक मास 60 होता है वो वाला आइसोटोप, ये CO60 है, ध्यान रखना। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट 60 यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, जो कीमोथेरेपी होती है वो इसी से होती है, रेडिएशन से। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट 60 is used in treatment of cancer, used in cancer treatment। चौथा लिखो आइसोटोप ऑफ आयोडीन, I-131 होता है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन is used in treatment of goiter। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। यहाँ पर वो नहीं हो जाता, नेक काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, तो वो गोइटर कहते हैं हम इसे। तो उसको I-131 ठीक है। तो ये 4 एप्लीकेशन हो गई इसकी। अच्छा एक और बात देखो, इसमें न्यूमेरिकल है 1 2। एक एवरेज एटॉमिक मास होता है, टाइम हो गया। एक एवरेज एटॉमिक मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है, ध्यान दो। जैसे एक बात देखो, मैं यहाँ पर एक आइसोटोप लेता हूँ क्लोरीन, इसका एक 35 और 17 और एक क्लोरीन है जिसका है
38 और 17। ठीक है, 38 है शायद, 37 है मुझे लग रहा है। एनसीईआरटी में देखो 37 है, 38 है इसका। एग्जांपल 37 है ना, 37 दो आइसोटोप क्लोरीन के मिलते हैं। नेचर में इस आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो 75% है और इसकी 25% है। इसका मतलब हम दोनों में से किसका, जब हम किसी का एटॉमिक मास निकालते हैं, समझ रहे हो, हमने पीछे पढ़ा था ना एटॉमिक मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो हम 35 लेंगे या 37, ये दिक्कत आ जाती है क्योंकि दोनों की परसेंटेज काफ़ी है। ऐसा तो है नहीं इग्नोर करते हैं हम, समझ रहे हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब किसी आइसोटोप की ऐसी परसेंटेज दे रखी हो जो इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस केस में एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, नीचे लिखो फॉर्मूला, क्या ये हमने ऐसे ही बना दिया है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल होता है m1 p1 प्लस m2 p2 डिवाइडेड बाई 100। मतलब क्या है इसका, पहले आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज, प्लस में दूसरे वाले आइसोटोप का मास मल्टीप्लाइड उसकी डिवाइड बाई 100। ऐसे ही तीसरा भी आइसोटोप दे रखा है तो M3P3 हो जाएगा, उसकी परसेंटेज दे रखी होती। अब जैसे हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का, तो कैसे निकालेंगे हम कि इसका क्लोरीन का M1 कितना है 35, परसेंटेज कितनी है, प्लस दूसरे वाले का परसेंटेज कितनी है डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 100 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कितना 35.5, मतलब 3550 टोटल आ जाएगा डिवाइड बाई 100 और 35.5 इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा। एवरेज एटॉमिक मास ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल दें। समझ में आ गया। कई बार क्या होता है कि एवरेज एटॉमिक मास दे रखा होता है, उसमें परसेंटेज निकालनी होती है। तो अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो ये बात ध्यान दो, एक और बात ध्यान दो, ये वाला मान लो इसी की परसेंटेज निकालनी है और ये आपको दे रखा है, समझ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, एक की हम ले लेंगे x, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 100 माइनस x, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो क्या होता है 100 होती है ना, तो एक को x परसेंटेज तो दूसरे को 100 माइनस, और एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर यहाँ पर 35.5 लिख दो, इज इक्वल 35x प्लस 37 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अभी कहाँ जा रहे हो भाई, एक क्वेश्चन नंबर देखो 10th और 11th क्या लिखा हुआ मुझे बताओ, एनसीईआरटी के लास्ट में। Bromine atom is available in form of वो तो कर लिया फिर। say 2 isotopes. हाँ, दो आइसोटोप के आगे पढ़ो, वो छोड़ दो, परसेंटेज क्या है वो सबको छोड़ दो, Calculate the average atomic निकाल लोगे। दोनों आइसोटोप की परसेंटेज भी दे रखी है और एटॉमिक मास वगैरह दे रखा है। ठीक है, अगले वाला, the average atomic mass of sample of an element X is 16.22. What are the percentages of निकाल लोगे। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 16.2 और दोनों की परसेंटेज निकालनी है आपको अलग अलग। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या है होमवर्क में, एक क्लास और लग जाएगी इसके अंदर, बता दूं मैं आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, शांत, आइसोबार, दो एलिमेंट
those element which have same atomic number, sorry atomic नहीं, atomic mass, same atomic mass but different atomic number is called isobar. For example, एक ही एग्जाम्पल याद रखो इसमें, कैल्शियम का और आर्गन का 40, 18, 40 और 20, ये एग्जाम्पल। इनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है दोनों का, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो हम अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके बाय।